Good morning, everyone. In the previous classes, we have studied about the Stokes law and we also derived the Stokes law. Stokes law हम एक बार और समझ लेते हैं. वो क्या था? If a body is falling in a float, so what will happen? Because of the motion of the body, the relative motion is produced between the layers of the fluid. And if there is a relative motion between the fluids of the layers of the fluid, so it will create a viscous force. Means viscous force start to act on a body when it's fall in a fluid. And how much that is? That is given by 6 pi eta r into V. Means that depends upon the viscosity of the fluids, that depends upon the size or radius of the body, and also it depends upon the velocity of the body. So these are the factors on which that viscous force depends. Our next and very important topic is the terminal velocity. अच्छे से इसको समझेंगे कि what is the meaning of terminal velocity. First you see, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द स्टोक्स लॉ यू सी दैट कि व्हेन ए बॉडी फॉल्स थ्रू ए विस्कस फ्लूइड्स, क्लियर, तो व्हाट विल हैपन? इट प्रोड्यूसेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर. क्यों? क्योंकि द लेयर्स विच आर इन कंटेक्ट विद द बॉडी दैट स्टार्ट इन मोशन, दैट कम्स इन मोशन, बट द लेयर विच आर फार अवे फ्रॉम द बॉडी that are in rest. So because of this, one body is moving, other is not moving, so it will create a relative velocity, relative motion. So what will happen कि अगर कोई body है which falls through a viscous fluids, so which produces a relative motion between its different layers. अब इसकी वजह से क्या होगा? The body will experience a viscous force. क्योंकि विस्कस फोर्स क्यों जनरेट होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द फ्लूइड्स. तो विस्कस फोर्स विच हैज टेंडेंसी टू रिटार्ड्स इट्स मोशन, मतलब अगर कोई बॉडी अगर फॉल कर रही है इन ए फ्लूइड, इन ए लिक्विड, तो क्या होगा? उसकी मोशन विल बी रिटार्डेड बाय द विस्कस फोर्स. क्लियर? नाउ वी सी दैट इफ द बॉडी इज फॉलिंग इन द लिक्विड, तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ना, बिकॉज ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वेट की वजह से, जी की वजह से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से. इफ ए बॉडी इज फॉलिंग, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? दैट विल इंक्रीज. तो इफ देयर इज ए इंक्रीज इन वेलोसिटी, द विस्कस फोर्स क्या होगा? F विल बी इक्वल टू 6 pi eta RV इज देयर ना. तो क्या होगा? विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी. तो इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज, तो क्या होगा? विस्कस फोर्स विल आल्सो इंक्रीज. अब ये देखिए, जब बॉडी अगर फॉल कर रही है किसी लिक्विड में, तो उस पर विस्कस फोर्स जो है दैट इज इंक्रीजेज विच एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड. तो अब एक ऐसी स्टेज आएगी, एट दैट स्टेज जो वेट ऑफ द बॉडी है दैट विल बी बैलेंस्ड बाय दिस विस्कस फोर्स. क्लियर? अब इसका मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी फॉल कर रही है फ्लूइड में, तो क्या होगा? इट विल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 0. क्योंकि अगर कोई बॉडी अगर लिक्विड में फॉल कर रही है, इसको समझिए, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. अगर लिक्विड में या फ्लूइड्स में अगर आपकी कोई बॉडी फॉल कर रही है, तो उसकी वजह से उस पर अप थ्रस्ट भी लगेगा. तो अप थ्रस्ट विल एक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. और एक एक्स्ट्रा हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस हो गया, दैट इज द विस्कस फोर्स. These are the three forces acting on the body. Weight vertically downward act करेगा. अभी हम फिगर से इसका जब डेरिवेशंस करेंगे तो there it will be more clear. तो पहले इसको समझ लेते हैं कि वेट जो होगा that will act vertically downward. इस पे जो विस्कस फोर्स होगा और अपथ्रस्ट होगा that will be in upward direction. तो these three forces will be balanced after some time, क्योंकि F तो आपका इंक्रीज कर रहा है. तो एट सम टाइम अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अगर 0 होगा, तो क्या होगा? द बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन. तो क्या होगा? बॉडी विल मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी. दैट कांस्टेंट वेलोसिटी
that maximum constant velocity acquired by the body while falling through a viscous medium is known as the terminal velocity. मतलब ये ऐसी वेलोसिटी है जो कि टाइम के साथ इंक्रीज नहीं करेगी, दिस विल नॉट चेंज, ये दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी बाय विच द बॉडी इज मूविंग. तो चलिए इसको लिख लेते हैं, हमने समझ लिया. तो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम. टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम, this is the maximum constant velocity acquired by a body while falling through a viscous medium is called its terminal वेलोसिटी. इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी. ये कब प्रोड्यूस होता है? जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0. क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी. लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी. वी हैव मेड ए फिगर. अब देखिए, we have given, let us suppose what we have given, a spherical body of radius r which are falling through a viscous, suppose that ये आपका viscous medium है, of coefficient of viscosity eta and density of the fluids. ये important है, कुछ टर्म हम लिखेंगे, उसको लिख भी लेंगे. तो पहले आप समझ लेते हैं कि हम अगर हमारी बॉडी कोई विस्कस मीडियम में फॉल करती है तो वेट विल एक्ट ऑन दैट वर्टिकली डाउनवर्ड. इस पे एक फोर्स आपका लगेगा अप थ्रस्ट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. दिस इज द विस्कस फोर्स प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द फ्लूइड्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. इफ दिस इज बैलेंस्ड बाय दिस, देन द बॉडी विल मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी. ये ग्राफ में देखिए, टाइम के साथ क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज करती है, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम द कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी. तो बोथ आर द इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस. कैसे हम डिराइव करेंगे? सबसे पहले हम पता कर लेते हैं व्हाट वी हैव गिवन. तो लेट अस कंसीडर, लेट वी हैव ए स्फेरिकल बॉडी. We have a spherical body of radius r, density sigma. ठीक, सॉरी, इसकी डेंसिटी हम रो ले लिए. डेंसिटी ऑफ द बॉड या बॉडी इज रो, डेंसिटी रेडियस ऑफ द बॉडी इज आर. तो रो एंड डेंसिटी हो गया. फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड्स, फॉलिंग थ्रू a viscous fluid falling through a viscous fluid of density sigma and viscosity eta. These are the important term. ये आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा क्या है. सिग्मा is the density of the viscous fluids, eta is the viscosity of that fluids, rho is the density of the body which are falling in that fluids of density sigma, and r is the radius of the body. Clear? Then the various forces acting on the body
then the forces acting on the body, then the various forces are acting on the body. कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं बॉडी पे? फर्स्ट वन ये है आपका वेट ऑफ द बॉडी ना, वेट ऑफ द बॉडी, फिगर में भी क्लियर है, वेट ऑफ द बॉडी, इसकी डायरेक्शन क्या है? इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेट. ये कितना होगा? W बराबर m इंटू जी, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी. यहां पे ले सकते थे रेडियस ऑफ द बॉडी r, मास भी स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r, डेंसिटी रो, एंड मास यू कैन कंसीडर एज m. तो दिस विल बी हाउ मच? मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी. तो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी रो इंटू g. This weight we have given. Second force क्या है? That is the upward thrust. U देखिए मैंने फिगर में बनाया था, upward thrust which is equal to the weight of the body displaced ना. Thrust ये तो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पढ़ा था. अब thrust is equal to, which is equal to the weight of the liquid, weight of the liquid displaced. Of how much weight of the liquid is displaced? U is equal to, weight means weight of the liquid कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स विल बी देयर, ये आपको याद रखना है, इनटू g. ये टर्म आपको नोट करना है. यहां हमने रो लिया बिकॉज दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. दिस टू वी हैव डन. Now next force is what? चलिए next force क्या है? Third force will be equal to this viscous force. This is the force of viscosity या viscous force. Force of viscosity capital F, which acts in the upward direction because which has tendency to retard the motion of the body. That's why it acts in upward direction. Or which is given by Stokes law. कितना होगा? F is equal to 6 pi eta r into v. Clear? तो this we have the forces are there. जितने भी forces act कर रहे हैं on the body that we have considered. Now we'll see. अगर force of viscosity है, this is going to be increases ना, because of the velocity of body is increases. After some time एक ऐसी स्टेज आएगी when the weight of body becomes equal to the sum of thrust and viscous force. Clear? कि आपका U plus F will be equal to W weight. Then what will happen? The body begins to fall with the constant maximum velocity. Clear? That velocity is the terminal velocity. So clear? Now we see when upward force is balanced by downward force
डाउनवर्ड फोर्स, क्लियर, देन क्या होगा, देन द नेट फोर्स on the body will be 0, क्लियर. और एंड दैट केस क्या होगा, द बॉडी विल मूव, देन द बॉडी begins to fall with a constant maximum velocity, which is what, that is with the terminal velocity. Clear. Now अब देखिए, if the body attain v, terminal velocity v, then what will happen, u plus f of thrust plus viscous force, that should be equal to weight w. Now substitute the value. u का वैल्यू कितना है, 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इंटू g प्लस this is the 6 pi eta r into v. This will be equal to 4/3 pi r cube rho into g. क्लियर. अब इससे क्या करेंगे, दिस विल बी 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी minus this term we are bringing this side, 4/3 pi r cube sigma into g. Now you can take some term common, pi will be cancelled out from both the side, some term will be cancelled out. तो देखिए हम अभी कॉमन ले रहे हैं, 6 pi ईटा r into v बराबर 4/3 pi r cube, g will be common, so this will be rho minus sigma. Clear. Up now you see what will be cancelled out. This will be 2 2 4, 2 3 6, pi will be cancelled out, 1 r will be cancelled out. So v will be how much? This will be equal to 2 upon 3 3 9. This 2 upon 9. This r cube is there. Clear? R cube is there. R cube we are taking common. The 2 will be there. R square rho minus sigma g, this g upon from this side eta will come. So this will be equal to, v is equal to 2/9 r square rho minus sigma g upon eta. That is required expression for टर्मिनल वेलोसिटी. कहीं कहीं आपको किसी बुक में वीटी भी लिखा रहता है या वीसी भी लिखा जाता है, तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी v is equal to 2/9 r square rho minus sigma g upon eta. This is very important relations, and you should remember so many numericals, and some concept will become on that. On this basis, we will discuss several important results of this. कि what या in which cases what's happening in the motion of the body. चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर ले रहे हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस टर्मिनल वेलोसिटी.
Point number 1 is what? These are very important points are there. Point 1 is what? You see the figure हमने एक दिखाया था variation graph of v versus t. So we have seen that कि क्या होता था, velocity of a small sphere dropped from rest into a viscous medium varies with the time ना. Initially क्या होता है, the body is accelerated, after some time it acquires terminal velocity. तो क्लियर है कि velocity of the body which dropped, velocity of a body first increases with time, increases with time, time के साथ with t, and after some time it acquires constant terminal velocity, that is terminal velocity. This is the first point कि जो velocity of a body when it falls in a fluids, viscous fluids, तो first it is increases with the time. मतलब क्या होता है, the motion is accelerated. Clear? लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, it acquires a constant velocity, इसकी velocity constant हो जाती है, और that will become equal to the terminal velocity of the body. अब एक चीज और देखते हैं कि in the expression, चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि क्या है, द टर्मिनल वेलोसिटी. एक्सप्रेशन क्या था v का, v इज इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा. तो फ्रॉम दैट व्हाट वी आर सीइंग, द टर्मिनल वेलोसिटी is directly proportional to the square of the radius of the body. क्लियर? इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज द रीजन कि बिगर ड्रॉप्स जो होता है दैट फॉल्स विद द लार्जर वेलोसिटी एज कंपेयर टू द स्मॉलर रेन ड्रॉप. ठीक, ये इंपॉर्टेंट रीजन है कि वाई द लार्जर या बिगर ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स फॉल फास्टर देन द स्मॉलर रेन ड्रॉप. क्लियर? दैट इज वाई, ये रीजन आप समझ लेंगे कि दैट्स वाई अगर हमारे पास कोई लार्जर स्फेरिकल बार है, लिख लेते हैं, दैट्स वाई बिगर या लार्जर, बिगर रेन ड्रॉप्स फॉल्स फास्टर देन स्मॉलर रेन ड्रॉप्स. ये क्वेश्चन सबसे पूछा जाए कि वाई द बिगर रेन ड्रॉप्स फॉल्स फास्टर देन द स्मॉलर रेन ड्रॉप. तो रीजन इज व्हाट, बिकॉज द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, या साइज पे डिपेंड करता है. क्लियर? नेक्स्ट हमारा देखिए, द टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज ऑफ द बॉडी एंड द फ्लूइड. क्लियर? कि ये इंपॉर्टेंट है, द terminal velocity is directly proportional to the difference of densities
रो माइनस सिग्मा, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ. So this third factor, the terminal velocity is directly proportional to the difference of densities. मतलब ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ऑन दैट द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स. क्लियर. अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम पर्टिकुलर केसेस देखें कि इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स, तो व्हाट विल हैपन, दिस टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम पॉजिटिव ना. रो माइनस सिग्मा विल बी पॉजिटिव. दिस मीन्स कि V will be positive, velocity will be positive. That means the body will attain terminal velocity, in downward direction. क्लियर. अब अगर इफ सेकेंड केस, इफ रो इज लेस देन सिग्मा, तो क्या होगा, दिस टर्मिनल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. क्यों? क्योंकि वी हैव गिवन V इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इज देयर, और अगर रो कम है सिग्मा जाते हैं तो रो माइनस सिग्मा विल बी द नेगेटिव. देयरफॉर टर्मिनल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. दिस मीन्स कि द टर्मिनल वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब क्या होगा, द बॉडी विल राइज थ्रू द फ्लूइड्स. दैट मीन्स the velocity will act in a upward direction. That is the body will rise. Will rise through the fluid, clear. That's why, अब इसका रीजन ये है, दैट्स वाई एयर बबल इन ए लिक्विड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे कि व्हाट इज द रीजन. एयर बबल्स इन लिक्विड एंड क्लाउड्स in a sky are seen to move in upward direction. क्यों? क्योंकि the density of air bubble is less than the density of the liquid. That's why they are looking to moves in upward direction. This is because of the direction of terminal velocity in that direction. अब अगर मान लेते हैं कि रो इज इक्वल टू सिग्मा अगर हो जाए, तो दिस टर्मिनल वेलोसिटी विल बी जीरो ना. देयरफॉर द V विल बी टर्मिनल वेलोसिटी, V मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बी जीरो. और क्या होगा, द बॉडी रिमेन्स सस्पेंडेड, body remains suspended in the fluids. This will be the condition. ये important points था. This you should know. The dependency of the terminal velocity on the difference of densities and their applications. Next point is what? The terminal velocity किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू eta, coefficient of viscosity of the fluids.
अगर मान लीजिए दैट मीन्स मोर विस्कस द फ्लूइड्स द टर्मिनल इज सॉरी क्या 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा इज देयर ना, तो दिस डायरेक्टली proportional to 1 upon eta are inversely proportional to eta. That is, अगर मान लीजिए फ्लूइड्स अगर मोर विस्कस है तो दिस टर्मिनल वेलोसिटी विल बी स्मॉलर, एंड इफ दैट इज लेस विस्कस तो दिस टर्मिनल वेलोसिटी विल बी लार्जर. क्लियर? अब एक चीज और है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टर्मिनल वेलोसिटी? तो by knowing the knowledge of the terminal velocity, we can find out the coefficient of viscosity of the body. यह एप्लीकेशन भी हो सकता है कि यूज ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी by knowing क्या जान, अगर हमें पता हो रो पता हो, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स, रेडियस ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी, then we can calculate eta which is equal to कितना हो जाएगा 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द टर्मिनल वेलोसिटी, and these are the conclusion we have drawn from the expression for the terminal velocity, which is equal to 2/9 r square rho minus sigma g upon eta. So this is all about the terminal velocity.